युद्ध का औचित्य नहीं था। नहीं तो जो ये युद्ध हुआ इसका मतलब हम क्या निकालें कि आपके कहने का मतलब ये युद्ध टाला जा सकता था, युद्ध का कोई औचित्य नहीं था, जिसके लिए जयशंकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनसे ऊपर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और उसके बाद भी उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, तो आप रात में सोते समय क्या करते होंगे? कितना कष्ट करते होंगे? मैं वही आने वाला हूँ। आप तो प्रधानमंत्री मोदी के ना बोलने का कोई ना कोई कमजोर नस है ट्रंप के पास। एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। 57 मुस्लिम कंट्री मिल करके भी जो है साथ नहीं दे रहे हैं ईरान का। उसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो लड़ कैसे रहा है? गद्दारी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने गद्दारी को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। पीओके को ले लेते हैं। आप क्यों नहीं लिए? नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छा आपने कहा, हमको 272 सदस्य मिलेगा तब प्रधानमंत्री का पद लेंगे, नहीं लेंगे। बीपी सिंह साहब भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी बड़ी नजदीकियां आपसे रही। आप नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ओम प्रकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आपका चहेता और फेवरेट शो ओपन टॉक विद होम। जैसा कि आप सभी हमारे कार्यक्रम में अक्सर जो है नए नए टॉपिक्स पर, नए नए सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन देखते रहते हैं। आज भी हम एक डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं और वो जो डिस्कशन है वो जिनसे होगा, आप समझ रहे होंगे, एक मास्टर की जो हमारे दिमाग में कभी कभी बात आती है कि ये मास्टर चाबी है। सीधा परिचय करा देते हैं। हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुक्तेश्वर जी। जो ये युद्ध चल रहा है कई देशों के बीच में, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान ही क्यों ना हो, इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, तो ये तमाम जो वॉर्स हैं उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा और हमारे जनजीवन पर उसका आगे भविष्य क्या उसका देखने को मिलेगा, उस पर हम आज बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो होगा और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो उसका भविष्य होगा और जो वास्तविकता होगी, वो हमारी कोशिश होगी कि आपके सामने हम पेश करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत कैसे हैं? सबसे पहला सवाल ये। बहुत अच्छे हैं। जो इस समय दुनिया में चल रहा है, हम राजनीति पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे, चूंकि आज हर भारतवासी के मन में, हर देशवासी के मन में ये बात चल रही है कि जो आज दुनिया में चल रहा है, अब वो क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उस पर हम आएंगे। जो हमारा मेन मकसद क्या है, मेन बात क्या है, उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है? ठीक कहाँ से चल रहा है? हमारे दरवाजे पर युद्ध है और हमारे दरवाजे पर न भी हो तो मानवता कराह रही है, हिंसा बढ़ रही है। युद्ध को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आज के सभ्य समाज में देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, जनसामान्य नहीं मारे जा रहे हैं, यही कह के राजनेता कहते हैं कि नहीं, हम सिविल क्षेत्र में आक्रमण नहीं कर रहे हैं। सेना मारी जा रही है, विध्वंस हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो स्थिति तो बहुत खराब है। लेकिन ये राजनेता का शब्द हुआ करता था कि वो हमेशा यही कह के वोट मांगता है। आज स्थिति बड़ी भयावह है। वह भविष्य नहीं देख रहा है। 2026 में अगर स्थिति भयावह है तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो 2027, 28, 29 और भी भयावह होगा। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो चुनौतियां स्वीकार करना चाहिए। वे चुनौतियां जो डिस्ट्रक्टिव हैं वे पैदा न होने पावे, इसके लिए भी समाज को, राष्ट्रों को, राजनेताओं को, महापुरुषों को काम करना चाहिए, जिसका अब अभाव है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। ये जो युद्ध का आपने जिक्र किया, सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। अभी भारत पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर पर लड़ाई किया और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वो जो युद्ध हुआ और वो जो धर्म पूछ करके वहां पर मारा गया लोगों को, आपको क्या लगता है कि वो सच्चाई क्या थी, सही क्या है? सही क्या है ये तो भारत की सेना
हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री बता सकते हैं। लेकिन घटनाएं जिस रूप में घटी, उस रूप में युद्ध का कोई औचित्य नहीं था, संघर्ष का कोई औचित्य नहीं था। यह बिना बुलाए, बिना किसी स्पष्ट कारण के युद्ध किया गया और उसमें हमको भी क्षति हुई, पाकिस्तान को भी क्षति हुई, मानवता की भी क्षति हुई। ये स्पष्ट कारण तो खुला हुआ था ना, लोग जो धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके मारे गए, तो और क्या कारण चाहिए हमको? हम राजनेता नहीं हैं कि हम एक पक्ष बोलें। जी, राजनेता के रूप में आपने नहीं, हमको बुलाया भी नहीं है। आप एक भारतवासी हैं, आप बुलाया भी नहीं है आपने। जी बिल्कुल। हमारे पास वे तथ्य नहीं है जो तथ्य भारत की सेना के पास हैं, प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के पास है। क्यों नहीं है सर? हम स्थितियों के आधार पर आकलन करते हैं, हम भी हों या आप जैसे पत्रकार भी हैं जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं। हमने स्पष्ट कह दिया युद्ध का औचित्य नहीं था, और युद्ध किसी भी तरफ से अगर छेड़ा गया तो वह गलत था, और वो निर्णय गलत था, निर्णय लेने की भूल थी, चाहे भारत सरकार हो चाहे पाकिस्तान सरकार हो। जो घटना घटी जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे लोग, हमारे सिविलियन शहीद हुए, टूरिस्ट शहीद हुए, उस शहीद के बाद हमने युद्ध का ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, उसका निदान डिप्लोमेटिकली किया जाना चाहिए था। राजनीतिक कारणों से संघर्ष किया गया, और राजनीतिक कारणों से ही पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के सहयोग से हमको उत्तर दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर कोई चूक हुई तो राजनीतिक चूक थी, सेना की चूक नहीं थी। राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, फिर भी हमने युद्ध किया, संघर्ष किया। अगर तैयार भी थे तब भी इंसानियत के तकाजे में हम किसी भी युद्ध को, किसी भी आक्रमण को उचित नहीं ठहरा सकते थे। सभी का निदान बातचीत से और 21वीं शताब्दी के मानवीय प्रकाश में किया जाना चाहिए था। आपको लगता है कि ये राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से ऑफ कोर्स युद्ध का औचित्य नहीं था। जांच कराने को पाकिस्तान तैयार था। बात करना चाहिए था भारत सरकार को बात करना चाहिए था, जांच करना चाहिए था, और अनायास एक युद्ध किया। और इसमें डिप्लोमेसी भी आपकी तैयार नहीं थी, कूटनीति भी तैयार नहीं थी, क्योंकि सेना के जनरल ने एक शब्द कहा, उसी से मैं उसी के आधार पर एनालिसिस कर रहा हूं। जब आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने निर्भीक होकर पूछा कि कितने विमान गिराए गए, तो उन्होंने कहा कितने गिराए गए इसका उत्तर देना उचित नहीं है हुआ, कैसे गिराए गए ये उत्तर है। कैसे गिराए गए अर्थात भारत का राजनीतिक नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं था कि ऐसे भी गिराए जा सकते हैं, और वो गिराए गए निश्चित रूप से, जिसके लिए जयशंकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनसे ऊपर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं कि हमारी सेना को क्षति उठानी पड़ी। कुछ सामाजिक तत्वों को खुश करने के लिए बहुत ओपन टॉक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है एज ए विश्लेषणकर्ता के रूप में कि कुछ सामाजिक तत्वों को खुश करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए? अगर हम केंद्र सरकार की आलोचना कर दें कि वो तुष्टीकरण की राजनीति नो डाउट आप करिए, कर रही है, तो अन्य लोग परिवारवाद की, जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां क्यों बन रही हैं? अर्थात वोट देने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यह पूरे भारतीय वातावरण में फैल चुका है, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। चलिए, इस पर तो हम बहुत लंबी बात खिंच जाएगी। फिलहाल आपने स्पष्ट ना करते हुए स्पष्ट कर दिया, और आपने स्पष्ट नहीं, हम स्पष्ट ही बोल रहे हैं कि कुछ राजनीतिक तत्वों को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर उनको खुश करने के लिए हम कह रहे हैं भारत सरकार ने कदम उठाया। अब ये बात दूसरी है कि उल्टा पड़ गया। ये बात दूसरी है कि उल्टा पड़ गया दांव, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गाथा ये गाते रहे, और अपोजिशन ने उसको खोद खोद के निकालना शुरू किया, पत्रकारों ने खोद खोद के निकालना शुरू किया, और पड़ गया उल्टा। एक जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें कई बातें सामने आई खुल करके, और सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति ने कहा वहां पर कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को रक्षा मंत्रालय से एयरजेट मांगा गया, लेकिन उस समय रक्षा मंत्रालय में वो एप्लीकेशन पड़ा रह गया और उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में प्रधानमंत्री जी को जब बताया गया पुलवामा अटैक के बाद में कि इतने हमारे जवान शहीद हो गए,
तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं पर वो शूट करवा रहे थे, फोटो शूट, और उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात होगी। फिर अजीत डोभाल से बात हुई। अजीत डोभाल ने भी सत मलिक साहब को कहा, उन्होंने ऐसा कहा, सतपाल मलिक जी ने, कि डोभाल साहब ने कहा आप शांत रहिए, और ये चीज अगर दे दी जाती रक्षा मंत्रालय की तरफ से तो शायद ये ना होता। और बाद में चूंकि ऐसा उसका वो निकाला गया, एक तथ्य निकाला गया कि 19 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया। हालांकि हम अभी राजनीति में नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जा करके भी कहीं ना कहीं वो बातें आ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि बेनिफिट सरकार को उठाना था, इसलिए शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, इसलिए ये करवाया गया? क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन की आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई खुल करके सामने। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जी। सतपाल मलिक की बात अगर नहीं मानी गई तो ऐसा तो नहीं था, सामान्य नागरिक थे, वो गवर्नर थे, बिल्कुल, स्टेट के प्रमुख थे, उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया कि हमारी सलाह है और हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज है, इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर भारत सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम त्यागपत्र देने को मजबूर हैं। त्यागपत्र देना चाहिए था। जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया या हटा दिए गए तब उनको सब कमी। क्या बात कही सर आपने, वाह! इसके लिए तो ताली मारना पर बनता। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो यही तो बात है जो हम जानना चाह रहे हैं। फिर सरकार सही या सरकार दोषी, या फिर सतपाल मलिक जैसा व्यक्ति दोषी? अगर सतपाल मलिक को मैंने दोषी कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को सर्टिफिकेट नहीं, फिर तो आप सरकार तो पूरी तरह से गलत थी। आप तो सरकार अगर गलत थी तो सतपाल मलिक साहब सही थे? सतपाल मलिक इस आधार पर गलत हैं, जो बात उन्होंने त्यागपत्र के बाद या हटाए जाने के बाद कही वो पहले कह सकते। और सरकार इस मामले में गलत है कि सरकार के समस्त निर्णय अदूरदर्शिता पूर्ण रहे। ये है। तो क्या माना जाए इसको मिला जुला करके, ये जो वहां पर वो उन्होंने गड़बड़ी? अच्छा ये बताइए कि अगर भारत सरकार खुल करके बोल दीजिए कि इसका मतलब यही हम बोल ही रहे हैं। हाँ। आप गाली दिलवाना चाहते हो, देंगे नहीं हम, क्योंकि हम गाली नहीं देंगे, हम तो खुल के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। मैंने सर गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शर्म हो तो हमारे इसी स्टेटमेंट पर लाल बहादुर शास्त्री की तरह त्यागपत्र देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने जो भी किया है वो देश को बर्बाद किया है, अमर्यादित काम किया है। अब बात आती है तो अगर वो इतने गलत हैं तो उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर कैसे अच्छा हो सकता है? जैसे मैं उनको गलत कह रहा हूं और अभी फोन की घंटी बज जाए कि मिस्टर मुक्तेश्वर आपको उत्तर प्रदेश में या केंद्र में ये पद दिया जाता है, मैं कह दूं नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं, तो फिर क्या रह गया मेरा? अगर वो गलत हैं तो उनके अधीन काम करना भी सतपाल मलिक को नहीं चाहिए था। जो गवर्नर उनके अधीन काम कर सकता है, जो मंत्री उनके अधीन काम कर सकता है, जो नरेंद्र मोदी की निकम्मियत पर भी बीजेपी का टिकट मांग सकता है, वो गलत है। जो जातिवादी राजनीति करने वाली पार्टी से टिकट मांग रहा है वो भी गलत है। जो परिवारवादी पार्टी से राजनीति करने वाली पार्टी से टिकट मांग रहा है वो भी गलत है। तो गलत अगर हम नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे तो उन लोगों को भी कहेंगे कि जो उनको शक्ति दे रहे हैं, जो उनको सह दे रहे हैं। दो गुजराती एक कहावत है, लोग कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जनता के बीच में भी लोग कई लोग कहते हैं कि 2 गुजरातियों ने देश को हैक कर रखा है। अच्छा ये बताइए, अगर आप गलत वो करें तो मैं पूरी मीडिया को गलत कह दूं? अगर आप गलत कहें तो मैं पूरे ब्राह्मण समाज को गलत कह दूं? अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह गलत कह रहे हैं तो गुजरात के सभी भाइयों को हम गलत नहीं कह सकते। गुजराती भाई बहुत अच्छे हैं, गुजराती भाइयों ने बहुत कुछ दिया है। गुजरात के ही तो गांधी थे, गुजरात के ही तो पटेल थे। आप गुजरात ने महान विभूतियों को दिया है, गुजरात को हम प्रणाम करते हैं। आपका क्या मानना है एक खुले शब्द? गुजराती मत कहिए, बस हम मान जाए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी कहिए, गांधी कहिए, मैं बोल दूंगा, लेकिन गुजराती का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं सर, मैंने अपमान नहीं किया है, इसको आप दूसरी तरफ मोड़। नहीं, मैंने आप बताइए, पंडित जी पूछिए और पंडितवा पूछिए, ये दोनों में बहुत अंतर है। नहीं सर, आपने दूसरी तरफ गुजराती व्यंग है। अच्छा सर, एक बात बताइए, सीधी सी बात, हम कहते हैं ना अपनी भाषा में, सीधी बात नो बकवास। सर, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? वो जो चाहते थे पा गए। हाँ, तो वो किसी काम के नहीं थे। हाँ। और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बन गए। वो जो चाहते थे पा गए। हाँ। उनको धन मिला, उनको सम्मान मिला, उनको पद मिला, लेकिन वो ये भूल गए नकारात्मक राजनीति
एक दिन आपको कटघरे में खड़ा करती है, और दुख दर्द जो आप झेल रहे हैं गलत कामों का करके, जो आपकी आत्मा जानती है, वो दुनिया भी देखेगी। ये आपके पॉडकास्ट पर मैं कह रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं एनालिस्ट हूं। इन दोनों का वही हश्र होगा कि जनता में जितना इन्होंने जनता की शक्ति से अमर्यादित किया है, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे देश को खोखला किया है, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या खामियाजा होगा? वो खामियाजा वो रोज भुगत रहे हैं। आप बताइए, ट्रम्प, अब बोल दीजिए ना खुल करके, क्या खामियाजा तो देश भुगत रहा है। आप ये बताइए, अगर आप ट्रम्प की तरफ मोड़ रहे हैं, आप ये बताइए, तो देश भुगत रहा है ना। फिर तो आपके पूरे स्टाफ के सामने मैं कह दूं, ओम प्रकाश जी, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और उसके बाद भी उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, तो आप रात में सोते समय क्या करते होंगे? कितना कष्ट सहते होंगे? मैं वही आने वाला हूं। आपने कहा, तो आपने जब अगर उस बात को मोड़ दिया सर, तो मैं वहीं पर आऊंगा। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, हम वार पर तो बाद में आएंगे, जो चल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प रोज रोज कह रहे हो, जो बीच में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हमारी बात नहीं मानने का उनके पास कोई और भी जो है तरीका नहीं है, उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका करियर खत्म कर सकता हूँ 24 घंटे के अंदर। एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, वो आ रही है कि ऐसा मेरा मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया उस दौरान जब अमेरिका का लाख विरोध रहा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने डिसीजन के लिए वो बड़ी मशहूर रही। नेहरू की जो नीति रही वो किसी से छिपी नहीं हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी विपक्ष में रहते हुए उनका स्वागत किया। तो आपको लगता है कि इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स को अभी तक अगर छोड़ दिया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी के ना बोलने का कोई ना कोई कमजोर नस है ट्रम्प के पास? आप ये बताइए कि अगर आपकी कमजोर नस नहीं होगी तो हमारी बात को आप बर्दाश्त क्यों करेंगे? कमजोर नस है, नहीं हो सकता है ताकतवर देश है इसलिए भी कर नहीं। अगर सर्व संपन्न देश है सर, तो हम भी संप्रभुता संपन्न है। नहीं सर, इनकी मिसाइल वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी मिसाइल यहां तक आ सकती है। उनकी मिसाइल पहुंच सकती है, तो हम नरेंद्र मोदी के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए कटने मरने को तैयार हैं, और अपने भारत माता के लिए कटने को तैयार हैं, लेकिन बेइज्जत होने के लिए नहीं तैयार हैं। ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि भारत की जनता बेइज्जत हो रही है, नरेंद्र मोदी। तो चलिए हम मुद्दे पर आ जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल वाला मामला है जो वो प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। सर बोलिए, क्योंकि मैं आपको तार्किक व्यक्ति मानता हूं, बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति मानता हूं। आप बताएं सर कि क्या है, क्योंकि देश जानना चाह रहा है। बड़े भ्रम है लोगों के मन में सर, बड़ी वहम है, बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, लेकिन रक्षा मंत्रालय तो इस चीज को नहीं डिनाई कर रहा है। इनको एक स्टेटमेंट तो कम से कम दे देना चाहिए था कि नाम हमारा है, हमने गलत क्या किया है ये प्रमाण मिल जाएगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, भारत की जनता से माफी मांग लूंगा। लेकिन ये स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है, इसीलिए दाल में कुछ काला लग रहा है। बिग पॉइंट यही है, कोई और बात? जैसे कोई निगेटिव आदमी मेरा नाम ले ले, कोई निगेटिव आदमी मेरे साथ फोटो खिंचवा ले और उसके आधार पर हमको कहा जाए माफिया मेरे मित्र हैं, तो मुझे जवाब देना चाहिए बिल्कुल कि उन्होंने फोटो जरूर खिंचवाई है, लेकिन माफिया के साथ मैंने कोई कॉन्स्पिरेसी की हो तो मैं भारत की जनता से माफी मांगूंगा। ये भी नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, इसलिए दाल में कुछ काला है। भारत के प्रधानमंत्री एक बार बोलते हैं कि 50% टैरिफ लग गया इसलिए स्वदेशी अपनाओ, फिर वो रसिया की मीटिंग में जाते हैं और वो वो चाइना की जो मीटिंग हुई वहां पर एससीओ समिट में शामिल होते हैं। वहां पर वो सरकार की बातों को रखते हैं और अपनी नीतियों को रखते हैं, और वो कहते हैं कि भारत, रसिया, चाइना सहित कई देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स के हैं, वो मिलकर के और वो स्वदेशी अपनाओ और एक दूसरे से, हमारी इतनी बड़ी जो है जनसंख्या है उसका हम फायदा उठाएं, अमेरिका को बाइकआउट करें। उसके 1 महीने बाद फिर ऐसा आता है, एक ट्रम्प का फरमान जारी होता है और वो कहता है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। पहले आप कहते हैं हम खरीदेंगे, फिर आप नहीं खरीदते हैं। उसी समय एप्स्टीन फाइल क्लियर होती है। तो ये सर क्या है माजरा? माजरा सब गड़बड़ है। वही पुरानी बात जो अभी से पहले हमने की, वही बात है। जब आप ये बताइए, वो तो खुद चाहते हैं एप्स्टीन फाइल पर आप लड़ रहे हैं, आपको भटका दिए, कोई दूसरा मुद्दा दे के आप उस पर आलोचना करने लगे। आलोचनाओं की उनकी लंबी फेहरिस्त है। जैसे पुराने लोग कहते हैं, जब नशा किसी चीज का ज्यादा हो जाए तो कम नशा वाली चीज खिला दिया जाता है तो आदमी भटक जाता है। वो
हमारे अपोजिशन को और देश की जनता को एक पाप करते हैं, उस पाप को का घड़ा जब भरने लगता है तो दूसरा पाप कर देते हैं। तो जो पानी बड़े वाले घड़े में जाना चाहिए वो हम छोटे में डालने लगते हैं, फिर छोटे में डालने लगते हैं, और इस प्रकार से हम भूल जाते हैं। हम राफेल को भूल गए, हम पुलवामा को भूल गए, हम ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बेइज्जती को भूल गए, एपेस्टीन फाइल को भी भूलवा देंगे, जीएसटी को हम भूल गए, कितने हम कोरोना काल में इनकी अदूरदर्शिता को भूल गए। इनकी निकम्मियत को ये भुलवाने का इनका तरीका है। अब एपेस्टीन फाइल को भूल जाएं लोग, अब इसको भूल जाएं, छोटा सा पाप और कर देते हैं, और पाप के अतिरिक्त पुण्य तो इनकी लिस्ट में है ही नहीं है। आप स्मार्ट इंडिया, क्योटो बनारस, 15 लाख, ये सब एक एक चीज भुलवाते जाते हैं। तो इनकी फहरिस्त एक है, और वो फहरिस्त इसलिए बनती जा रही है कि जनता ने उनको ताकत दिया है, और जनता ने उनको ताकत दिया है, जनता को उस ताकत को छीनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। अमेरिका की बात लगातार ये मानते रहेंगे, आपको लगता है, तो फिर इसका भविष्य क्या होगा? अमेरिका की बात वो मानते रहेंगे, कितने दिन मानेंगे? आप ये बताइए, अमेरिका की बात उन्होंने मान ली, तो उनकी कैबिनेट का कोई सदस्य क्यों नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी मिस्टर ट्रंप का जवाब दीजिए, नहीं तो ये अपमान, आपका अपमान पूरी भारत सरकार का अपमान है, और भारत सरकार में हम हैं तो हम त्याग पत्र देंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी अगर एपेस्टीन फाइल में हरदीप पुरी फंसे हैं तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, भारत सरकार दोषी है, और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भारत सरकार के किसी मंत्री से आपने पूछा कि आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? नंबर 1। कोई पत्रकार पूछा कि आप उनसे जवाब लेके आइए, आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नहीं, आप जवाब दो या त्यागपत्र दो। नंबर 2, अगर हमारी सॉवरेनिटी का हनन कर रहे हैं, डिफेंस में हमको नीचा दिखना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने क्यों इनको तलब नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे नेता हैं, जवाब दीजिए? क्या उस मीटिंग में जवाब दिया इन्होंने? नंबर 2, उसने भी तलब नहीं किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनको तलब किया कि आप पार्टी के हो, आप हमको बताओ, विश्वास में लो? उसने नहीं किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी दोषी, उनका कैबिनेट दोषी, भाजपा या एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड दोषी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं दोषी, और आरएसएस मार्गदर्शक मानती है, आरएसएस लोग दोषी, और इतने लोग दोषी हैं। तो नरेंद्र मोदी को हम अकेले कैसे कर दें? कोई भाजपा का विधायक और एमपी, क्या ऑनलाइन आपने जगदम्बिका का वो लिया अभी स्पीकर बनने की ललक में कुछ भी कर देंगे? उनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी का क्यों आप वो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से जवाब क्यों नहीं मान रहे हैं? और अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो भारत की मर्यादा गिर रही है, आप क्यों उस पार्टी में बने हो? चलिए सर, अभी तो ये हम पार्टी में बात अभी ज्यादा नहीं करेंगे। ये जो अभी इजराइल का युद्ध हो रहा है और अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति खड़ी कर दिए हैं, ईरान पर उन्होंने अटैक किया, वो अटैक क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है? इसके दोनों परिणाम बड़े भयावह होंगे। नहीं, पहले तो ये जानना चाहेंगे क्यों हो रहा है ये, आखिर वो चाहते क्या है? इजराइल परमाणु हथियार से डर रहे हैं कि ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिया तो उससे जो है परमाणु संपन्न हो जाएगा और उससे हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी, या फिर कोई और कारण? इजराइल एक आइडियोलॉजी लेकर कि यहूदियों का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये उनकी आइडियोलॉजी सही थी। इस आइडियोलॉजी को लेकर अमेरिका की सहायता से इस प्रकार से उद्दंड हुआ कि उसकी उद्दंडता बढ़ती चली गई, और उस उद्दंडता इजराइल को यूज करने के लिए अमेरिका ने उसका साथ दिया और अमेरिका पीछे खड़ा रहा। आज के कुछ महीने पहले जब इजराइल 19 पढ़ने लगा था ईरान, तो अमेरिका ने तैयारी की मिलके आक्रमण करने की। तो वही अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? तो अमेरिका की क्या दिक्कत है? इजराइल की उद्दंडता पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन अगर यह लगाम ईरान द्वारा लगाया जाता है
तो इस्लामी कट्टरता के बढ़ने का भी खतरा होगा। हम्म, तो दोनों तरफ इजराइल की जीत, इजराइल की उद्दंडता और गुंडई को बढ़ावा देना है। इजराइल के नेतृत्व का सर्वनाश होना चाहिए। लेकिन अगर ईरान जो धार्मिक कट्टरता जहां ठीक हो रही थी, वहां अगर ईरान भारी पड़ता है, अमेरिका को भी मजबूर कर देता है कि वो बैक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस्लामिक कट्टरता बढ़ेगी। चाहे हिंदू कट्टरता हो, चाहे इस्लामी कट्टरता हो, चाहे क्रिश्चियन कट्टरता हो, कट्टरता चाहे आपकी हमारी व्यक्तिगत कट्टरता हो, कट्टरता अपने आप में असभ्यता है। 57 मुस्लिम कंट्री मिलकर के भी जो है साथ नहीं दे रहे हैं ईरान का, उसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं? अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो लड़ कैसे रहा है? कहाँ है आप? कहाँ दे रहा है सर? ऐसा है, कहाँ दे रहा है सर? सारे मुस्लिम कंट्री। नहीं सर, पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, कहाँ सर वो दे रहा है? अगर वो देता तो शायद ये थोड़ा सा तो पीछे हटते ना, आपको लग रहा है? परमाणु संपन्न रूस भी है, चीन भी है, उत्तर कोरिया भी और है। बड़ा अच्छा दोस्त है, बिल्कुल आपने सही कहा। परमाणु अस्त्र चलाने का एक समय आएगा और उस तरफ बढ़ रहे हैं, और यह दोनों उद्दंड हो गए हैं। ईरान के अस्तित्व का सवाल है, इजराइल की गुंडई पर, माफियागिरी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दोनों में कोई अगर चला दिया तो विश्व के लिए बहुत घातक होगा। नहीं तो ये तो घातक होगा, आपने कह दिया। परमाणु तो कहीं फिर भी हिरोशिमा और में हुआ और वो स्थिति सभी ने देखी है, लेकिन 57 मुस्लिम कंट्री आपने बोला साथ। 1945 और 2026 में जमीन आसमान का अंतर है। 75 साल बीत चुके हैं और युद्ध को रोकने के लिए ही यूएनओ की स्थापना हुई कि तृतीय विश्व युद्ध न होने पाए। यूएनओ किम कर्तव्य विमूढ़ है, फिर दादागिरी बढ़ती जा रही है। हिरोशिमा उस समय विश्व युद्ध, हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही को रोकने के लिए, उनको करने के लिए अमेरिका ने सांकेतिक रूप से परमाणु बम का यूज किया, लेकिन उसके बाद उस परमाणु बम का यूज न हो, तमाम कन्वेंशंस हुए और अभी तक किसी ने यूज नहीं किया। खमेनी एक कहते हैं कि शिया लोगों के जो है बड़े ईस्ट हैं, ऐसा कहा जाता है उनकी भाषा में। और खमेनी की मौत जो हुई, आपको लगता है कि कोई गद्दार उन्हीं के बीच में था? गद्दार था कि नहीं था? गद्दार भी हो सकता है, और इतने बड़े नेतृत्व का अगर विनाश हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन्हीं के देश में मारा जा रहा है, तो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी क्या करती है? यही सब तो करती है, पता लगाती है, और सही ठिकाने उनका विज्ञान भी बहुत उत्तम है, और उससे वो सटीक निशाना लगाने में कामयाब हुई। यही नहीं, वेनेजुएला को उठा ले गए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठा लिया। तो ऐसा कहा गया कि उनके जो है सांसदों को खरीद लिया अमेरिका ने, उनकी शासन सत्ता को खरीद लिया। सच्चाई है? आप ये बताइए कि हम लोग हमेशा धन बल, आपको लगता है सीधी सी बात कि जयचंद कहीं ना कहीं रहा है तभी वो युद्ध हारा गया? जयचंद, विभीषण भी आप कह सकते हैं। विभीषण ने राम का साथ दिया इसलिए नहीं कहते तो नहीं सर, देखिए मैं जयचंद भी मजबूरी में बना, विभीषण भी मजबूरी में बना। सर सही दिशा में गए ना विभीषण? विभीषण भी, ये भी डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में। जयचंद भी सही दिशा में गया। कहाँ गया सर सही दिशा में? अभी खोल के रख देंगे सर। खाएं आप हमारा, ऐसा है आप हमारा, उसके बाद उसको रोज पड़ोसी बेइज्जत करता था। उनकी बेटी को उठा ले गया था। जयचंद के पास रास्ता क्या था इस अपमान का बदला लेने के लिए? ऐसा है, जयचंद को तो हम कहते हैं सर गद्दारी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, गद्दारी को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं हम। जयचंद जी को मजबूर किया गया, जयचंद को मजबूर किया गया। तो इतिहास क्यों इतना अपमान की दृष्टि से देख रहा है? हालांकि बात मुड़ गई है, लेकिन अब इसका जवाब देते हुए जाइए। जी, इतिहास अगर नेतृत्व कमजोर है तो बड़ा क्रूर होता है। अगर नेतृत्व सकारात्मक है और स्टेट्समैन है, मार्गदर्शक हैं, तो इतिहास सही दिशा में चलता है। सर ईरान के बड़े अच्छे दोस्त हैं रसिया और चाइना, दोनों साथ क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, साथ नहीं दे रहे हैं तो अमेरिका के सामने टिका कैसे है? नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता। अबे पाकिस्तान का अगर चीन ने साथ नहीं दिया तो भारत ने समझौता क्यों किया? लीजिए सुन लीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। पाकिस्तान का चीन ने साथ न दिया होता
तो हम 4 दिन बाद समझौता क्यों कर लेते? तो समझौता हमने नहीं किया ना, उनके जनरल ने फोन किया सर। उन्होंने किया, लेकिन हमने किया तो काहे नहीं? नहीं तो क्या होना, पीओके को ले लेते। आप क्यों नहीं लिए? नहीं लेंगे, नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह लेने का मतलब है जम्मू कश्मीर छोड़ देना। जनमत संग्रह आपको कराना पड़ेगा, जनमत संग्रह में हार जाएंगे। ये तो सर आपने अच्छी बात की। चलिए, ये आपने बोल दिया कि वो साथ दे रहे हैं। अगर वो साथ दे रहे हैं तो लगातार उन पर हमले हो रहे हैं और वो मिल करके, वो क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों दिख नहीं रहे हैं ना, लड़ रहे हैं खाली। आखिर ये बताइए, इजराइल से तो ईरान लड़ किस तरीके से लड़ रहे हैं आप बताइए, वो अंदरूनी कैसा साथ दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं? अभी कल परसों कजाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से या कजाकिस्तान से ट्रकों में भर भर के सप्लाई गई है। उसमें आप बताइए, रूस यूक्रेन लंबे समय से चल रहा है, एक तरह से तृतीय रूस यूक्रेन उधर उलझे हैं, इधर ईरान अमेरिका इजराइल उलझे हैं, 20 कंट्री किसी न किसी रूप में उनके बेसिस पर आक्रमण हो रहे हैं, उलझे हुए हैं। तो उसका एक रूप तो है ही। हार्मोज खाड़ी की बड़ी बात होती है, वहां से कहते हैं कि जो है ईरान हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्न अपना रहा है, ये सच्चाई है? कुछ नहीं अपना रहा है, 20% आता है वहां से। नहीं, चाइना पे भी 7 जहाजें जा रही थी, कह रहा है भारत आ गया। उसने चीन और रूस को क्लियर सिग्नल दे दिया, भारत का एक आध जहाज आ जा रहा है, तो इसमें क्या है सॉफ्ट करना? भारत का 1-2 जहाज आ गया, 30 मार खां बने हैं, और उनको चीन को और रूस को पूरा सिग्नल है कि कोई आए जाए। ये इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं जाकर के प्रधानमंत्री मोदी, वहां से आकर इजरायली संसद में बैठ करके स्पीच देते हैं, उसके बाद वहां से आते हैं, फिर वो ईरान के राजदूत के साथ बैठ जाते हैं, उनसे आप बोलते हैं कि आप हमारे लिए जो है एक सॉफ्ट कॉर्न अपनाइए। आप बताएं कि ये कहाँ, मतलब ये जो राजनीति है ये कहाँ जा रही है, और ये चाहते क्या है और क्या हो क्या रहा है? जो जैसा होता है वो उसी के वैश्विक राजनीति में भारत आज कहाँ फिर है, क्या रोल है इसका? बहुत नीचे है। वैश्विक राजनीति में हम बहुत ऊपर थे, लेकिन विश्वगुरु जब शुरू में 14 पहली चीज तो विश्वगुरु हमको नहीं बनना चाहिए, हमको विश्व मित्र बनना है। हाँ। बहुत अच्छा आपने कहा, विश्वगुरु, इसमें तो घमंड है, इसमें तो अहंकार है, हम आपके गुरु हैं, ये कैसी बात? हम ओम प्रकाश के मित्र हैं, हम विश्व मित्र बनेंगे, हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। विश्व गुरु की बात विवेकानंद ने तब कही थी जब हमारे वेदांत को लोग कुछ नहीं समझते थे, तो वेदांत को सिद्ध करने के लिए उस वेदांत के तत्व के आधार पर कहा कि हम विश्व गुरु थे, इसलिए वेदांत बनाए। लेकिन आज के संवैधानिक युग में हम विश्व गुरु नहीं विश्व मित्र बनेंगे। इसको टैग कर दीजिएगा आप जब भी ब्रॉडकास्ट करिएगा, विश्व गुरु नहीं विश्व मित्र हमको बनना है। बिल्कुल सही है आपकी, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, मेरा हुनर है, ये मेरा विश्वास है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। एक बात और बताइए सर कि ये जो युद्ध है इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या असर पड़ रहा है और इसका भविष्य क्या होगा? जो इजराइल अमेरिका मिलकर के ईरान से लड़ रहे हैं, एक तरह से नेटो भी उनके साथ में है, उधर से ये ब्रिक्स भी देश इनके साथ, ईरान के साथ खड़े हैं, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम भारत पर आपने पूछा है जी। तो भारत में पहले गैस जब हम बुक करते थे तो 1 दिन में आ जाती थी, इस बार 6 दिन में आई है, और लगातार लगा रहा कि अगर 3 दिन और नहीं आई तो कहां से चूल्हा आएगा। हाँ, ये तो मेरी हालत है। बिल्कुल। पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ा इजाफा हुआ है, और अगर 10-15 दिन युद्ध ये और चल गया, फिर हम रूस से जितने रेट में खरीदते थे अब ज्यादा रेट दे के खरीद रहे हैं। रूस तो अपना, अच्छा एक बात, रेट भी बढ़ा दिया उसने। जी, रेट भी बढ़ा दिया। पहली चीज अमेरिका के कहने से बंद किए, अमेरिका के कहने से खरीदने लगे। यह इसका भविष्य हम जानना चाह रहे हैं, क्या होगा? पूरे विश्व में ये हो गया कि भारत की अपनी कोई स्पष्ट विदेश नीति नहीं है, वो दब्बू राष्ट्र हो गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। राष्ट्र तो मैं नहीं कहूंगा, दब्बू सरकार है भारत, कंफ्यूज गवर्नमेंट, दब्बू सरकार। नेटो अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा है? ट्रंप ने ऐसा बोला, देना चाहिए। नेटो में भी कुछ अच्छे नेता हैं, हर जगह क्यों साथ दें? तुमने एक सैन्य संगठन बनाया है और मनमानी जहां चाहो आक्रमण कर दो, नेटो साथ नहीं दे रहा है, अपने लोगों के साथ कर रहा है। नेटो की हम प्रशंसा करते हैं कि आप इजराइल को लेके आप आक्रमण कर दिए और ये सोच रहे हैं कि नेटो के सभी देश करें। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है कि आप मनमाना करेंगे? अमेरिका की सीनेट में भी इनकी दुर्गत हो रही है।
भारत का अच्छा दोस्त इजराइल या फिर रसिया? भारत का अच्छा दोस्त सात्विकता है, न्याय है, और न्याय को आप अच्छा दोस्त बनाइए, सात्विकता को अच्छा दोस्त बनाइए और उचित को अच्छा दोस्त बनाइए, वही दोस्त सर कारगर होगा। ये अच्छी बात है, आपके अंदर का टीचर जग जाता है। लेकिन सही बताइए, क्योंकि ये जनता जानना चाह रही है कि इस समय, चूंकि देखिए रसिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे, इजराइल के साथ हम अभी बीच में खड़े देखे फिर से एक बार, बार बार प्रधानमंत्री उनसे मिले भी, तो इस समय कौन है हमारा अच्छा दोस्त? क्योंकि हम तेल अमेरिका के कहने पर अब कहीं और से खरीदते हैं, फिर अभी उसने कहा रसिया से आप खरीद सकते हैं 1 महीने के लिए, उनके राजदूत ने कहा। तो ऐसे में तो रसिया भी भड़का होगा ना हमारे ऊपर। तो रसिया हमारा अच्छा दोस्त या फिर इजराइल वैश्विक राजनीति में? अभी वैश्विक राजनीति में जो हमारे पास अगर दिक्कतें, अगर न्याय पर हम चल ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगा? उसी में छिपा हुआ है उत्तर। हम न्याय पर चल ही नहीं रहे हैं। जब न्याय पर स्पष्ट नीति पर हम नहीं चल रहे हैं तो दोस्त कैसा होगा? आपका नेपाल भी नहीं दोस्त रह गया, श्रीलंका भी नहीं रह गया, बांग्लादेश भी नहीं रह गया, रूस भी नहीं रह गया, तो कहां दोस्त पाएंगे? आप किसी एक स्टैंड पर चले होते, चाहे वो न्याय का ही होता, तो आपके दोस्त होते। यानी इस समय की सबसे खराब वैश्विक राजनीति है भारत की, अगर कहें तो? भारत की सबसे खराब स्थिति है, और जितने दिन ये सरकार कंटिन्यू करेगी भारत का खोखलापन बढ़ता चला जाएगा। खamenei की मौत पीछे कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना 57 इस्लामिक कंट्री उसका साथ दे रहे हैं, ईरान का। 57 नहीं दे रहे हैं जी, कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, छिपे से दे रहे हैं। ये जो सऊदी के प्रिंस हैं, उनकी बात, उनका नाम जो है सामने आया कि उन्होंने खamenei के मौत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप मानते हैं? हमको नहीं पता। ओके। क्या 3200 बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान के पास हैं वो एक बड़ा खतरा बनकर के आगे उभरेंगे, इसलिए अमेरिका और इजराइल इस पर लगातार अटैक कर रहे हैं, या फिर परमाणु संपन्नता को रोकने के लिए कर रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, संघर्ष नीतिगत होता है और फिर वो ईगो का रूप ले लेता है। जैसे इस समय अमेरिका और इजराइल की ईगो आ गई है, और ईरान का सर्वोच्च नेता मारा गया है, उसकी भी ईगो आ गई है। तो ईगो की लड़ाई में विनाश ही होता है, और धैर्य की कमी होती है, विनम्रता की कमी होती है, और ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि आप विनाश की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आप अपना विनाश करवा लेते हैं, दूसरे का विनाश करवा लेते हैं। दोनों की ईगो। एक बात हमारे समाज में बहुत, और जो है खासतौर पर जो जेनजी है उनके बीच में बातें चलती हैं, फिर हर वर्ग में भी बातें लगभग चलती है कि जैसे चाइना है वो संपन्न है, इंटरनेट हो चाहे वो उनका अपना खुद का गूगल है, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी उनकी खुद की है, रसिया की खुद की है, वो डिपेंडेंसी नहीं है। भारत के पास वो नहीं है। भारत अमेरिका का गूगल इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, गूगल पे इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक से लेकर के जो भी ट्विटर वगैरह है, जो भी। तो हमारे पास हमारे साइंटिस्ट जाकर के वहां पे काम करके और उनको सेटिस्फाई करके और वो चीजें कर देते हैं। हमारा देश, अगर अमेरिका कोई भी कड़ा फैसला और लेता है, इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट फैसला लेता है, तो उसके हाथ में तो हमारी सारी जो है वो इकोनॉमी है और सारी चीजें हैं जिससे भारत खोखला हो सकता है 1 सेकंड के अंदर। तो उसका उपाय क्या है इंडियन गवर्नमेंट के पास, और आगे क्या करना पड़ेगा? नंबर 2, जो पहला प्रश्न आपने किया, तो हमने कहा अभी जो 26 की चुनौतियां हैं, 28 की चुनौतियां और होगी। कारण आज जो हम आप बात कर रहे हैं ये सब अमेरिका के पास है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी के पास है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास बिल्कुल, डेटा बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये डेटा है। बिल्कुल। उसको पता है कि नरेंद्र मोदी का कौन आलोचक है, कौन प्रशंसक है, और कौन मजबूरी में प्रशंसक है। और जब एआई का आजकल जमाना आ रहा है, एआई कैसे काम करता है? डाटा पर काम करता है, और सारे डाटा, जब इंडिया के पास ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा डाटा हमारे पास है, और वो डाटा अमेरिका के पास है, तो एआई में कौन आगे जाएगा? एआई में वो आगे जाएगा। हमारा आप सही इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000 देखें, लेकिन एक एआई वाला ओम प्रकाश बैठ के और एआई वाला हम बैठे के एक इंटरव्यू चला जाएगा, वो करोड़ों लोग देख लेंगे। हमारी बात कहाँ पहुंचेगी? क्यों? क्योंकि डाटा का युग आ रहा है, और जितना नाभिकी बम खतरनाक था उससे ज्यादा खतरनाक है
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भारत के लिए नेक्स्ट लेवल का ऑप्शन क्या होगा अगर वो अमेरिका ऐसा करता है कभी? शिक्षा, उसके पहले तर्क आधारित शिक्षा, प्रिकॉशन क्या बरतना चाहिए? तर्क आधारित शिक्षा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब 10 साल में हम समझ जाएंगे। आस्था के आधार पर लोगों को घुमा दिया गया है और तर्क आधारित शिक्षा, इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, मंदिरों में वो करना, मस्जिदों में वो करना, उसी पर छुट्टियां देना, उसी पर बच्चों को पढ़ाना, स्कूलों में धार्मिक कार्यक्रम करना, हनुमान चालीसा पढ़ाना, वेद पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, ये सब क्या बकवास है। शिक्षा जब तक आपकी तर्क आधारित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और तर्क आधारित शिक्षा ही विज्ञान का विकास करती है और विज्ञान ही 21वीं शताब्दी में, जिसका विज्ञान उत्तम रहेगा, विशेष से ही चल रहा है, और जो पिछड़ गया विज्ञान में वो पीछे और पीछे और पीछे होता चला जाएगा। एक जवाब और चाहेंगे आपसे, अगर हम वॉर की बात कर ही रहे हैं कि ये जो समस्याएं चल रही हैं अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, इनका क्या मामला है? अरे यार, अफगानिस्तान में सत्यानाश हो गया, तालिबानों की सरकार हो गई, तो अफगानिस्तान को कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? पाकिस्तान किसी ढंग से घसीट रहा है, कम से कम सेना का विद्रोह नहीं हो रहा है, बेचारा बचा हुआ है। वहां तो सेना ही चला रही है ना। अरे हम वहां तो सेना ही चला रही है। आपको क्या लगता है? अरे नामात्र की सही, यहाँ भी कौन सेना नहीं है तो 2 लोग शासन कर रहे हैं और बाकी लोग पंगु हैं। तो सेना शासन करती तो पूरी सेना रहती, यहाँ तो 2 लोग शासन कर रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप तो है ही है, अप्रत्यक्ष डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान भी घसीट रहा है, भारत भी घसीटने लगा है, और अफगानिस्तान की तो माशाल्लाह तालिबान का शासन है। कहाँ बात ले जा रहे, अफगानिस्तान पाकिस्तान बहुत पीछे चल रहे हैं और हम भी उसी दिशा में न जाएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पर। इससे हमको सजग, हालांकि आपको हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है हम आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं इस शो में, लेकिन अगर आपको इस जगह पर बिठा दिया जाता जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और जहां पर डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल क्लियर होते और आपके पास वो ताकत होती, तो कैसे आप भारत को इस तरीके से जो है आप रिप्रेजेंट कर पाते? आप ये बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। निकम्मों की फौज लेकर हम क्या कर पाते? नहीं तो आप अपनी फौज बनाते तो कैसे नहीं, आप हमको प्रधानमंत्री बनाइए और कम से कम 272 सदस्य इंसानियत वाले दीजिए, तब तो मैं तैयार हूं। और अगर 272 सदस्य नहीं देंगे तो हमको उसी दिन गिरा देंगे। तो नेहरू के जमाने में तो 272 सदस्य, हमको 24 घंटे का प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं या कल्पना में 2 मिनट का बना रहे हैं। हमको 272 सदस्य मिलेगा तब प्रधानमंत्री का पद लेंगे, नहीं लेंगे, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो माफिया गए हैं संसद में, ये जो चोर गए हैं, जो अमित शाह के आर्डर पर, मोदी के आर्डर पर चलते हैं, भारत के देश की मर्यादा के लिए उनसे जवाब नहीं मांगते, जो केवल हल्ला करते हैं, ऐसे लोगों की फौज का हमको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मारेंगे, हमको बर्बाद कर देंगे तिवारी जी। सर, हम नहीं बनने वाले हैं। नहीं सर, मैं आपको अभी बना नहीं रहा हूं सर, मैं बना भी नहीं सकता हूं। मैं बताऊं, कल्पना की बात की, कल्पना में चूंकि सर सुनिए, थोड़ा और कल्पना कर लीजिए। सर नहीं सर, 1 मिनट, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो भी ये शो देख रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, चाहे वो भारत के साथ हो, इस समय जहां पर स्पष्ट नीति नहीं है, जैसा कि आपने बात किया, इस जगह पर क्या करना चाहिए? और अगर आप जैसा व्यक्ति हो तो वो क्या निर्णय लेगा? मतलब इसका साफ साफ है कि हल क्या होगा? आप कल्पना में चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं जी। आप थोड़ा नहीं, इसका बस थोड़ा और कल्पना कर लीजिए। हम प्रधानमंत्री हो जाए, 272 सदस्य इंसानियत वाले हमारे पास हों, तब तो हम तैयार हैं आपका जवाब देने के लिए, क्योंकि संविधान यही कहता है जिसका लोकसभा में नागरिक होने के नाते। सर आप बताइए इसका हल क्या? आप एक सुझाव दे नागरिक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को आप एक सुझाव दे दीजिए, मैं भी वो देख लें और इस चीज पर उनकी नजर पड़ जाए। प्रधानमंत्री को यही सलाह है कि वे शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। नहीं, जो उनकी नीति, वैश्विक नीति सर, जिसकी वजह से यहाँ पर संकट गहरा है, उस पर वो क्या करें? सबकी जड़ें वही है जी। नंबर 2, चाटुकारों की अपेक्षा उन लोगों को पद दें जो योग्य हैं। मान लें प्रधानमंत्री को हम राय दे रहे हैं, मान लें कि वो दोनों बाई चांस प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग
क्योंकि चोर भी, डकैत भी जानता है कौन अच्छा व्यक्ति है। जी। तो वो पहचान करें उन लोगों की जो सक्षम हो और उन लोगों को पद दें, उन लोगों के मार्गदर्शन में काम करें। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनको पहली चीज मानना पड़ेगा कि वे दोनों बाई चांस एक शहर का मेयर बनने लायक नहीं है और प्रधानमंत्री का पद पा गए हैं। तो इस चीज को स्वीकार कर लें, इसको ईश्वर की नियत मान लें, बने रहें पद पर, लेकिन एक सलाहकारों की टीम बनावे। जैसे अकबर निरक्षर था, अकबर निरक्षर था, लेकिन उसने टीम बनाई थी। ठीक है, वो राजस्व नहीं निर्धारित करता, टोडरमल और कभी। तो अभी बता दीजिए क्या करना चाहिए उनको? इनको यही करना चाहिए कि वो उन लोगों का चयन करें देश से जो लोग योग्य हों। क्योंकि भारत के साथ जो एलपीजी से लेकर के तमाम तरह के कच्चा तेल, सारे आयात निर्यात जो डिस्टर्ब हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करे? क्योंकि स्पष्ट नीति अपनाए तो फिर उनसे दुश्मनी, उनसे तो ये स्पष्ट नीति अपना करके चीजें सुलझाई जा सकती हैं या फिर कोई और नीति? देखिए, पहले तो जितनी चीजें उलझ गई हैं उससे बाहर आने की जरूरत है। कैसे आए? उससे बाहर आने के लिए आपको पहली चीज तो युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए। भारत इस स्थिति में है, रोक सकता है? आपको लगता है इस स्थिति में? मतलब अगर उनमें इच्छा शक्ति हो तो रोक सकता है, लेकिन वो चूंकि सबके सामने नीचे गिर चुके हैं, इसने उनको एक प्रतिनिधि बना देना चाहिए। जैसे नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को कभी भेजा था जी। अगर वो जानते हैं इस समय कौन प्रतिनिधित्व करने लायक बता रहे हैं उनको। आप नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को और राय को कोई नहीं स्वीकार करेगा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी और ट्रंप ये लोग बदनाम हो चुके हैं जी। अब भारत नेतृत्व करे, इसके लिए नरेंद्र मोदी को भारत से कोई एक समाज सेवी, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं जी, मानवता के लिए जिसने काम किया है जी, अमर्त्य सेन है जी, मानवता के लिए, ठीक है, या राजनीतिक लीडरों में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी साख हो निष्पक्षता की, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना के पुतिन के पास और उनके पास भेजना चाहिए और उनसे विश्व शांति के लिए काम करना चाहिए। ये करना चाहिए। राजनीतिक सुधार यात्रा आपने बहुत की है और राजनीतिक सुधार यात्रा जिस प्रकार से आपने की है वो जग जाहिर है, लोगों ने देखा है। आपका इंसानियत एक पैगाम है और साफ सुथरी राजनीति जिसमें करप्शन मुक्त हो। तो राजनीतिक सुधार यात्रा से हमें 4 चीजें भी हैं हमारे पास। पहली चीज कि अपनी बात, अपने विचारों को हम कैसे लोगों को संप्रेषित करें और उनको स्वीकार करावें, यहां तक तो हम सफल हैं क्योंकि वो इंसानियत बेस्ड विचार हैं। दूसरा जिसमें हम अभी कि ऐसे सक्षम लोगों की खोज करना जो उन विचारों के वाहक बन सकें, क्योंकि एक व्यक्ति वाहक बन के इतने बड़े देश में नहीं फैल सकता। तो हमको वाहक लोगों की तलाश है और वाहक लोग बना रहे हैं। तीसरा क्या है कि आदमी जब विचार कोई करता है, सुनता है तो प्रेरित होता है। राम को, कृष्ण को भी सुन के वो ताली बजाता है, भाव विभोर हो जाता है, लेकिन जब वोट देने जाता है तो राम और कृष्ण को भूल जाता है। ठीक है, तो और लोकतंत्र में वोट में कन्वर्जन जरूरी है। तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों की कभी हम मीटिंग बुलाएंगे तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे विचार से आप सहमत हैं तो हमको ऐसा रास्ता बनाइए, हाउ टू कन्वर्ट देम इन वोट। ऐसा तो नहीं कि लोगों के मन में ये चलता हो कि यार सरकार इनकी बनेगी नहीं इसलिए एक सीट क्यों बर्बाद करना। वो भी बात है। अब यही राय आप चलेंगे तो ये आप कैसे बदलेंगे? हम आपको कैसे? जब वाहक बहुत तैयार हो जाएंगे जी। जैसे हमारे पास वाहक मिडिल स्तर के हैं। व्यूअरशिप को सब्सक्राइबर्स में कैसे बदलेंगे सर? जब वाहक हो जाएंगे, जैसे हमारे पास, हम जैसे यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं और 203 सीट से कम पर सरकार नहीं बनाएंगे जी। तो 203 वाहक तो कम से कम हो। अगर 203 वाहक भी हम नहीं खोज पा रहे हैं तो सेकंड स्टेज पर ही फेल हैं। और जब वाहक खोज लें 203 के स्थान पर 403 सीट के लिए वाहक खोज लेंगे तब हम तीसरे पर आएंगे। अब ये वाहक लोगों को वोट कैसे दिलाया जाए? और फिर चौथे स्टेज पर आएंगे कि हम बन तो जा रहे हैं लेकिन हमारा भी हाल बीपी सिंह और केजरीवाल जैसा तो नहीं होगा। अच्छा, बीपी सिंह को लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, और देश की तकदीर
चौपट हो गई। अच्छा, आपने केजरीवाल को ईमानदार लोगों ने माना तो हमको भी लोगों ने बना दिया, हम भी वही हुए। तो गवर्नेंस हम कैसे देंगे, ये 5वां स्टेज है। अच्छा, आपने बीपी सिंह की बात कर दी है, तो अब ये ले करके फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। बीपी सिंह साहब भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी बड़ी नजदीकियां आपसे रही, आप उनके अच्छे मित्र थे, उनकी नीति आपको पसंद थी, या वो कैसे इंसान थे? उनकी नीतियां हमको पसंद नहीं थी, उनके ईमानदारी पर उनको उस समय मुझे लगा कि राजीव गांधी बोफोर्स में गलत हैं और बीपी सिंह सही हैं, और आर्थिक दृष्टि से बीपी सिंह निर्विवाद रूप से ईमानदार थे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति आवे। लेकिन जब उन्होंने जो 2 विपरीत ध्रुवों का समर्थन लेकर सरकार बनाई, उसी दिन मैं उनसे अलग हो गया। जब बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और लोगों ने हमको बधाई दी, तो हमने कहा नहीं, बधाई अब स्वीकार नहीं है। आप उनसे मिलते थे तो आपने उन्हें राय वाय देते थे, आपकी राय पर वो सहमत होते थे? नहीं, वो उनमें यही अंतर था, वो सुनते सबकी थे, और लेकिन उनकी आंख से लग जाता था कि वो अपने मतलब का केवल ले रहे हैं और बाकी चीज इसलिए सुन रहे हैं कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन करेंगे नहीं। भारत को किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे आप? अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं इस रूप में दे रहे हैं कि हर परिवार में प्यार और सम्मान फैले, हर बच्चे का आंसू मुस्कान में परिणत हो, हर बुजुर्ग की जो स्किन है जो मुरझा गई है, वो स्किन भले मुरझाई हो, लेकिन उसकी आत्मा में संतृप्तता हो, अपने परिवार को लेके, राष्ट्र को लेके, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो। और इसी शुभकामना के साथ हम चाहते हैं कि देश प्रगति करे, और ऐसा करने के लिए नैतिक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा और मूल्य आधारित राजनीति आवश्यक है। इसके लिए सभी लोग संघर्ष करें, हमारे साथ या अकेले या किसी अन्य के साथ, लेकिन राजनीति हो तो मूल्य आधारित। इन बातों की शुभकामनाएं। मुक्तेश्वर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हमसे, बड़ी अच्छी बातें की आपने, और उम्मीद है कि जो हमारी जनता के मन में एक वहम और भ्रम नाम की चीज रही होगी, वो काफी हद तक हटेगी। बाकी हम आपसे कंटिन्यू कभी फिर करेंगे। आज इसी के साथ लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे मुक्तेश्वर जी, आप बहुत बड़े विश्लेषणकर्ता हैं, और आप जो है बहुत अच्छे थिंक टैंक इनको कहेंगे हम एक तरीके से। और एक मास्टर की हमने आपको शब्द दिया था, वो ये है, हमने हर मुद्दे पर बातें की, जो भी वैश्विक राजनीति से लेकर के भारत पर उसका असर क्या पड़ेगा, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है लगभग वही स्थिति बनी हुई, उसका असर क्या पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और भारत की शुभकामनाएं जो भी इन्होंने दी, उसके लिए भी आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भविष्य के भ्रम से बाहर निकले और शिक्षा के साथ, विश्वास के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ लगातार आगे बढ़ें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।